जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं यूपी और SSGD 2023-24 की तैयारी। ओके, यूपी पुलिस और SSGD 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो उस तैयारी में हम लोग क्या कर रहे थे? उस तैयारी में हम लोग कर रहे हैं किसको? हिस्ट्री को हम लोग कर रहे थे। तो हिस्ट्री में हम लोग पहले प्राचीन हिस्ट्री को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री को। और मध्यकालीन इतिहास में भी हम क्या कर रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास में भी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत को। ओके, दिल्ली सल्तनत में भी कौन सा वंश? गुलाम वंश को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये गुलाम वंश का आखिरी शासक होगा। कौन? बलबन। ओके, जो बलबन है वो गुलाम वंश का आखिरी शासक होगा। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि बलबन कौन था, कैसे इसने शासन किया और क्या क्या इसके कार्य रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, बलबन के बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन, इसका पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। इसको हम गयासुद्दीन बलबन भी कह सकते हैं। ओके, इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1265 से लेके 1287 तक। कब से? 1265 से लेके 87 तक। कहीं कहीं इसका शासनकाल कब से? 1266 से भी मिलता है। कहीं कहीं इसका शासनकाल 1266 से भी शुरू मिलता है। ओके, पर आप लोगों को नॉर्मली ये वाला रखना है जो आयोग मानता है। ओके, अब बात करते हैं किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का ये गुलाम था। कौन? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ओके, जैसे इसके इसीलिए इसको वंश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुलाम काम करते रहेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं किसकी? इसके और इसके बारे में क्या है? इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। जो बलबन है, बलबन का शासनकाल कौन सा माना जाता है? द्वितीय इलवरी वंश की समान माना जाता है। मतलब उस तारीख पे माना जाता है कि इनका भी उस समय चल रहा था और इसका भी उस समय ही शासन चल रहा था। दोनों का शासन इक्वल माना जाता है। किसका? इलवरी वंश का और बलबन का, गयासुद्दीन बलबन का। ओके, इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। क्या? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम है। ओके, इसकी कुछ उपाधि हुई हैं। किसकी? गयासुद्दीन बलबन की कुछ उपाधि हैं जो उनको किसी न लोगों ने दी हुई उपाधि है, उसको दी हुई है। कौन सी उपाधि? उल्ग। उग्ल की उपाधि किसने दी है? उल्ग की उपाधि किसने दी इसको? उल्ग की उपाधि दी है, यह उपाधि महमूद नसरुद्दीन शाह महमूद ने नसरुद्दीन महमूद ने इसको ये उपाधि दी थी। कौन सी? उग्ल की। उलुग की उपाधि किसने दी है? महमूद शाह ने। ओके, अब बात करते हैं, आगे आते हैं। इसने क्या किया? अमीर शिकार व अमीर आखुर का आखुर बनाया है। इसने क्या किया? अमीर शिकार व अमीर आखुर का निर्माण करा। इसने ये दो ग्रुप बनाए। कौन सा? अमीर शिकार और अमीर आखुर। ओके, ये क्या है? लोह एवं रक्त की नीति। इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। अब थोड़ा इसके बारे में एक बार थोड़ा जान लेते हैं, क्या था ये बलबन। बलबन जो था, बलबन किसका गुलाम था? बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम। ओके, और इल्तुतमिश का गुलाम था और ये उस समय से गुलामी करते चला आ रहा है। किसके समय तक गुलाम रहा? ये रहा किसके? नसरुद्दीन महमूद तक गुलाम रहा ये। ओके, फिर बात क्या आई कि इसने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी थी? जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। जिसको नहीं पता है वो पिछली वीडियो जाएगा, देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि क्या पूरी इसकी हिस्ट्री रही है। ओके, क्या इसकी पूरा बायोडाटा है, पीछे मैंने बता रखा है। बाकी यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जानते हो, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लड़की थी उसकी शादी इसने किससे कर दी थी? उसकी शादी इसने नसरुद्दीन महमूद से कर दी थी। ओके, नसरुद्दीन महमूद से शादी क्यों करी थी इसने? तो इसने शादी करने का इसका कारण क्या था कि जो नसरुद्दीन का शासन है ना, जो उसका राज्य है, वो हथियाना चाह रहा था ये, क्योंकि लड़की के द्वारा हथिया सकता था वो। शादी कर देगा तो लड़की इसके बस में ही थी, लड़की इसकी बात मानेगी और वो तो ऑलरेडी बात मानती थी। तो उसने कहा चलो इसके जरिए ये राज्य हथिया लूँगा। तो ऐसे करके उसने शादी कर ली, लड़की की शादी करवा दी और लड़की की शादी हो। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि इसका शासन हथिया लिया। किसका? नसरुद्दीन शाह का, नसरुद्दीन महमूद का। ओके, शासन हथियाने के बाद क्या किया इसने? अपना खुद का शासन करना चालू किया। इसके बारे में बताया जाता है कि ये हाइट में ज़्यादा लंबा नहीं था, शायद 3 फीट या 4 फीट के आसपास का था। छोटी उम्र का था, मतलब छोटे कद का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और इसका जो चेहरा था, बोला जाता है कि इसका चेहरा बड़ा ही देखने लायक नहीं था, चेहरा बहुत ख़राब था इसका। तो लोग इसको देखना पसंद नहीं करते थे, लोग इसको क्रूरता से देखते थे, लोग इसको प्रेरणा को, इसको मतलब बहुत
बुरी नज़र से देखते थे, इसको बहुत गालियाँ वगैरह बहुत प्रकार की अभद्रता इसके साथ करते थे, जिससे क्या होता था ये रोता था। बताया जाता कि रात में अकेले में बहुत रोता है, किस वजह से? अपने चेहरे को देखकर कि मेरा चेहरा इतना ख़राब है, लोग मुझे इतना बुरा बुरा कहते हैं मेरे चेहरा देखकर। तो ये करता था अपने चेहरे को देखकर रोया करता था ये रात रात में कि मेरा चेहरा इतना ख़राब है, लोग मुझे इतना बुरा बुरा कहते। तो ये इसकी बात थी कि अपने चेहरे को देखकर इतना रोया करता था कि फिर इसने क्या किया, भाई मैं तुमसे बदला तो जरूर लूँगा। तो फिर जब ये शासक बना तो इसने बहुत सारी प्रथाएं लोगों पर थोप दी। थोपना ही कहेंगे क्योंकि वो लोगों की मंशा नहीं थी कि ये मेरे ऊपर लगे, पर इसने अपनी मर्जी से वो प्रथा उसके ऊपर लोगों के ऊपर थोपी है, अपनी प्रजा के ऊपर लगाई है इसने कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो वो बात होगी कि भाई तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तुम चाहे जो करो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ये प्रथा थी। जानते हैं क्या करे, अमीर शिकार में अमीर आखोर का निर्माण करवाया इसने। ओके, फिर क्या किया, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। किसके खिलाफ? मेवाती के खिलाफ। भैया ये लोह और रक्त की नीति क्या है भैया? अब बता तो दिए, लोह और रक्त की नीति। तो ये नीति क्या थी ना, किसी भी शासन के खिलाफ इसने क्या किया, किसी भी राजा के खिलाफ अगर ये युद्ध करता था तो क्या करता था, तलवार वगैरह का प्रयोग करता था। ये इसके मतलब क्या, लोहे से रक्त, मतलब तलवार वगैरह से मार दो, खत्म कर दो, छोड़ो मत। इसका कहने मतलब कि अगर युद्ध लड़ो तो खत्म करो, बात खत्म। तो ये तलवार वगैरह की इसने नीति अपनाई कि लोह एवं रक्त की नीति। लोह से लोहा, रक्त से रक्त, लोहा मारो खून निकालो, कहने का मतलब ये था। तलवार थी इसके पास, तलवार वगैरह ये सब चीज़ें इसने प्रयोग करना शुरू किया। ओके, इसको कहते हैं लोह और रक्त की नीति। किसके सबसे पहले किसके खिलाफ अपनाई इसने? ये अपनाई मेवाती के खिलाफ। किसके खिलाफ? मेवाती के खिलाफ। ओके, ये क्या किया, मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप था जिसका नाम था 40 अमीर का ग्रुप। किसके समय पर भी था ये? किसने इसका निर्माण करवाया था? इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने इसका निर्माण करवाया, किसने इसको स्थापित किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। किसको? 40 अमीर के ग्रुप को। ओके, अमीरों के ग्रुप को जब उसने निर्माण करवाया तो फिर किससे समय तक चलते रहे? ये रजिया सुल्तान के समय पे भी थे हैं, और महमूद शाह के समय पे भी रहे हैं ये। पर जब ये बलवन आता है तो बलवन इस ग्रुप को समाप्त कर देता है। इस ग्रुप को बोलता है कि आज से ये ग्रुप नहीं चलेगा, आज से पूरा शासन मेरे हाथ में रहेगा, किसी के हाथ में नहीं जाएगा ये शासन। तो इसने क्या किया, ये तुर्क के चलगामी का अंत कर दिया, तुर्क के चलगामियों को समाप्त कर दिया, सारे जितने भी इसके लोग थे सबको मार दिया, और कहा कि आज से ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बनाया जाएगा। तो वो ग्रुप खत्म कर दिया। ओके, और फिर इसने कुछ प्रथाएं चलाई कि अगर तुम दरबार में आओगे तो क्या करोगे, दरबार में आओगे तो हमें झुकोगे, सिजदा करोगे, ओके, पैबोश करोगे, पैरों को चूमोगे। तो ये प्रथा चलाई इसने। कौन सी देखते हैं? सिजदा प्रथा। सिजदा प्रथा क्या थी कि झुकना है, जैसे अगर राजा आ रहा तो क्या करते थे, ऐसे ही ऐसे करके झुकते थे, महाराज की जय हो, ऐसे करके ये लोग करते थे, वगैरह वगैरह। और भी प्रथा रही है, बहुत अलग तरीके की प्रथा है। तो ये कौन सी? सिजदा प्रथा थी, जिसमें झुकना होता था। कोई भी अगर आएगा, इसने बोला था भाई अगर मुझसे मिलने कोई भी आएगा, कोई भी A to Z आके मुझसे मिलेगा, पर उससे पहले सिजदा करेगा मेरे सामने, मुझसे झुकेगा। विदेशी भी आते थे तो वो भी यही करते थे, इसके सामने जब भी आते थे इसके दरबार में, कोई भी विदेशी आया है तो इसने किया कि झुक के इसको सिजदा किया है। ओके, और क्या इसके बारे में? पैबोश। पैबोश क्या है? पैरों को चूमना। राजा के पैरों को आके चूमते थे ये लोग, ये राजा के जो पैर थे उसको आके, इसके पैरों को आके, कुछ भी कोई भी लोग आता तो पैरों को चूमते थे इसके, है ना, तो चूमना। ओके, और इसने क्या किया, और नवरोज उत्सव का शुरुआत करवाई। जो नवरोज उत्सव मनाए जाते हैं उन उत्सव को इसने शुरुआत करवाई कि आज से ये उत्सव मनाए जाएंगे। ओके, तो इसके बारे में अभी ये इन्फॉर्मेशन है, और भी आगे जानते हैं और क्या क्या इसके बारे में हुआ। आइए दोस्तों, अब जानते हैं किसके, बलबन के बारे में और आगे, कि बलबन ने और क्या क्या कार्य किया। आइए, अच्छा, तो इसने क्या किया, पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत पर लागू करी। इसने क्या किया कि पहली बार जो दिल्ली सल्तनत थी ना, उस पर पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा लागू कर दी कि अब कोई इस्लामिक प्रथा लागू इस पर नहीं थी, तो अब गैर इस्लामिक प्रथा इस पर लागू कर दी। ओके, और क्या किया, फारसी पद्धति में पूरा दरबार को इसने कर दिया कि अब फारसी पद्धति यहाँ पे यूज़ करी जाएगी। क्या गठन किया, फारसी पद्धति में इसने पूरे दरबार का अपने का गठन कर दिया कि अब ये फारसी पद्धति में इसका प्रयोग होगा, और यहाँ पे सारा जो भी इसमें चीज़ें उपयोग करी जाएंगी वो फारसी में होंगे। ओके, आइए, सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था कर दी कि
पहले क्या होता था, पहले नगद वेतन उन्हें नहीं दिया जाता था। पहले क्या किया जाता था, उनको क्या किया जाता, उनको दी जाती थी क्या, जमीन। तो उनको ज़मीन के स्थान पर फिर इसने, पहले उनको ज़मीन दी जाती थी उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि किसने ज़मीन देना चालू करा था, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वो किसने देना चालू किया था ज़मीन। और फिर ज़मीन दे देते थे, फिर बाद में मैंने आपको बताया था कि ज़मीन कम पड़ने लगी, फिर वैसे आगे जाके वो प्रोसेस ख़त्म किया गया। और वो प्रोसेस इन्हीं भाई साहब ने ख़त्म किया। किसने, वल्लवन ने वो प्रोसेस ख़त्म किया। इसने कहा कि अब सैनिकों को ज़मीन के स्थान पर वेतन दिया जाएगा, जितना उनका वेतन बनता है उनको वेतन दिया जाएगा, ज़मीन अब किसी को नहीं दी जाएगी। ओके, तो इसने ज़मीन देने की प्रथा बंद कर दी, अब वेतन देना चालू कर दिया। ओके, इसने 2 विभाग बनाए, इसने 2 विभागों का निर्माण करवाया, जिससे इसकी सेना और मजबूत हो सके, इसका राज्य और मजबूत हो सके। और तो इसने कौन से 2 विभाग बनाए, 2 विभाग का निर्माण किया। ये 2 विभागों का निर्माण क्यों किया, क्योंकि ये अपनी सेना को और मजबूत करना चाहता था, अपने राज्य को और मजबूत करना चाहता था। इसने पहला इसलिए करवाया, पहला विभाग जो आप देख रहे हैं वो विभाग क्यों किया, वो विभाग इसलिए किया कि इसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अगर कोई रणनीति बनाता है, कोई दूसरा राज्य इसके खिलाफ रणनीति बनाता है मारने का, तो ये क्या कर सकता है, उस रणनीति के खिलाफ इसके जो गुप्तचर थे वो इसको बताएंगे कि महाराज ऐसी ऐसी बात है कि आपको कोई लुढ़काने की प्रोग्राम में है, तो वो आपको बता देगा। तो वो लोग गुप्तचर इसका क्या कार्य करते थे कि गुप्तचर बताते थे कि कोई व्यक्ति है या कोई अन्य राजा है, वो क्या करना चाह रहा है, आपको लुढ़काने के प्रोग्राम में है या आपके राज हथियाने के प्रोग्राम में है। तो वो ये इसको बता दिया करते थे। कौन, क्या था इसका ग्रुप का नाम, पहला बारिक ए ममलुक, बारिद ए ममलुक। इसमें क्या था, इसमें गुप्तचर विभाग था। ये मैंने बताया था गुप्तचर विभाग, ये करता था कि इन्फॉर्मेशन देता था, बताता था इसके बारे में कि आपकी प्रजा में या आपके अन्य आसपास जो शासक है वो आपके खिलाफ क्या रणनीति बना रहे हैं। ये गुप्तचर यही चीज़ फोकस करते थे कि सारी सर्च करते थे, कोई रणनीति तो नहीं बना रहा, राजा को लुढ़काने की कोशिश में तो नहीं है कोई, वगैरह वगैरह। और आते हैं 2 पर। 2 में क्या था, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। ओके, दीवाने अर्ज में क्या था, सैन्य विभाग। इसको एक सैन्य विभाग बनाया इसने, जो सैन्य विभाग काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूत सैन्य विभाग था, सही से वर्क करता था ये सैन्य विभाग। ओके, क्या था, दीवाने अर्ज। ये आपको नाम याद रखने, पेपरों में ऐसे नहीं देगा, ये गुप्तचर विभाग नहीं देगा, पेपरों में देगा बारिद ए ममलुक। तो ये आपको याद रखना है कि ये बोल क्या रहा है, कौन सा विभाग बता रहा है, तो आपको याद रहना चाहिए। ओके, और क्या था, न्याय विभाग की स्थापना करी इसने, विभाग की स्थापना करी जिसको कहते हैं न्याय विभाग। ये विभाग क्या काम करता था, ये न्याय दिलाने का काम करता था कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो ये न्याय दिलाता था कि भैया आपके साथ गलत हुआ है तो हम उसको न्याय दिलाएंगे आपको। तो ये कौन सा विभाग था, ये था इसका न्याय विभाग, इसका काम था न्याय विभाग का। ओके, इसने न्याय विभाग की स्थापना करी। ओके, अब जानते हैं आगे और क्या था। बलवन के समय ही एक युद्ध हुआ, बलवन के समय एक आक्रमण हुआ। वो आक्रमण किसने किया था, बलवन के समय जो आक्रमण हुआ कब हुआ, 1279 से लेकर 1285 के बीच में। कब, 1279 से लेकर 85 के बीच में। इसे 87 भी कहते हैं बहुत से लोग। इसका आखिर जो कार्य है उस समय ही इसका आक्रमण हुआ, पर नॉर्मली 12 से 85 से बोला जाता है इसको। आप लोग इतना ही ध्यान रखना कि कब कौन सा आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ कब हुआ, 1279 से लेकर 1285 के बीच में। किसने किया, मंगोलों ने किया। ओके, मंगोलों का आक्रमण हुआ किसके, बलवन के राज्य पे। और जानते हैं इसके कार्यों के बारे में, इसके क्या क्या कार्य रहे हैं सब चीज़। और अच्छा, क्या क्या बलवन के कार्य रहे, भाई साहब ने क्या क्या और कार्य किए, आइए जानते हैं। 1279 में बलवन ने कौन सा, बंगाल विद्रोह किया। इसके खिलाफ, बलवन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, बलवन के खिलाफ कौन सा, बंगाल विद्रोह। किसने किया है बंगाल विद्रोह बलवन के खिलाफ, तो ये विद्रोह किया था किसने, तुगरिक खान ने। तुगरिक खान एक व्यक्ति था जो बंगाल में वर्तमान में शासन कर रहा था, और उसने इसके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। कौन सा विद्रोह कहा जाता है उसको कहा जाता है बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह इसके खिलाफ हो गया, किसने कर दिया, तुगरिक खान ने। ओके, तुगरिक खान ने इसका खिलाफ विद्रोह कर दिया। ओके, अब आगे क्या है, इसके निर्माण कार्य, बलवन ने क्या क्या निर्माण करवाए हैं, क्या क्या चीज़ें इसने बनवाई हैं। ओके, जानते हैं। एक तो लाल महल हो गया, लाल महल का इसने निर्माण करवाया। दूसरा, सिरी का किला। कौन सा किला, सिरी का किला। सिरी का किला का इसका निर्माण करवाया और लाल महल का इसने निर्माण करवाया। ओके, अब जानते हैं इसके ही
थोड़े नीचे आएंगे तो इसका एक पोता हुआ है जिसका नाम है क्या, कैकुबाद। कैकुबाद कैकुबाद इसका एक पोता हुआ है जिसने किस चीज़ का निर्माण करवाया, जिसने करवाया किलोखेरी का किला। किलोखेरी का किला इसने निर्माण करवाया, किसने, कैकोबाद ने। कैकोबाद ने किलाखेरी का निर्माण करवाया। ओके, ये इसका कौन था, ये इसका पोता था, किसका, बलवन का पोता। ओके, फिर उससे नीचे आते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया था इस गुलाम वंश में टोटल शासक कितने रहे हैं, गुलाम वंश में टोटल शासक 11 रहे हैं। कितने, 11 शासक। तो उन 11 शासकों को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट शासक थे उनको हमने सबको जान लिया। ओके, पर इंपॉर्टेंट शासक सबसे पहले जानेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक है ये कौन, कैम्यूस या कैम्यूमार, कैयूमार, कौन, कैम्यूस या कैयूमार, ये अंतिम शासक है जिसको और क्या कहा जाता है, जिसको शमसुद्दीन सेकंड भी कहा जाता है। किस नाम से और बुलाया जाता है, शमसुद्दीन सेकंड। ये 11वां शासक था, मतलब अंतिम शासक किसका, मुगल वंश का अंतिम शासक, किसको, शमसुद्दीन सेकंड को। ओके, ये अंतिम शासक रहा है गुलाम वंश का। और भाई साहब यहाँ से हमारा हो जाता है गुलाम वंश समाप्त। गुलाम वंश में हम सारे शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और बाकी सारे शासकों के बारे में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब इन शासकों के बारे में आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है तो आप लोगों को वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग सभी शासकों को पढ़ सकते हैं। सर्च करेंगे आप लोग हिस्ट्री बाय रोजगार सारथी या हिस्ट्री बाय राजेश सर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी और तो आप लोग जाके उसको कर सकते हैं। या सर्च करेंगे हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत तो भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी आपको। और फिर भी नहीं मिलती तो आप लोग चैनल पे जाके ले ही सकते हैं वीडियो के, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है चैनल पे ही होंगे अभी। ओके, तो चैनल के आप आइकॉन पर क्लिक करेंगे, आप चैनल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। चैनल के अंदर प्रवेश करने के बाद आप लोग चैनल पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपके काम की आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में दबाइए और वीडियो पे लाइक ज़रूर करना और कमेंट बताना कैसी लगी वीडियो आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।